सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, एसिड बेस साल्ट्स क्या होते हैं, एसिड बेस थ्योरीज, जो तीनों थ्योरीज है वो हमने पढ़े थे। एंड हमारे सेकेंड लेक्चर में हम पहले टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमको पता है कि जो हमारा वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो पूरे यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और क्या है, जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। ये क्या होता है, तो ये तो कोई नया वर्ड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको देखते हैं। सेकंड क्या है, नेक्स्ट एम्फोटेरिक। तो जो वाटर है वो हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है, ऐसा नेचर जो एक टाइम पे अपने आप को एसिडिक भी शो करे और एक टाइम पे अपने आप को बेसिक भी शो करे। ठीक है, सेम टाइम पे। तो ऐसे कोई भी सबस्टेंस होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों शो करते हैं अपने आप को, वो होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब वाटर के पास टेंडेंसी है कि वो खुद को आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर ले। ठीक है, तो ऐसे कोई भी हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो अब खुद को अपने आप को आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर ले, उनको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वाटर क्या हमारा है, वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स में दो थे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करते हैं, और जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम शो करते हैं। तो वाटर किस कैटेगरी में आता है, वाटर हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स कि वाटर आगे चल के इक्विलिब्रियम शो करने वाला है। ओके, अब हमारा जो बचा हुआ था वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एरो क्या है, हाई का एरो है। तो हमारा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जैसे फिगर बना देख रहे हो कि हमारे पास ये एक बीकर है। ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, हमने इसमें ए बी इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया। कौन सा सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमने वाटर लिया है। ठीक है, तो इस बीकर में हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लिया है और ऊपर से हमने ए बी इलेक्ट्रोलाइट्स को डाला। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो सॉल्वेंट हमारा है वाटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट टू ब्रेक अ इलेक्ट्रोलाइट इन आयन फॉर्म। मतलब ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर सके, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी। और जिस सॉल्वेंट का हाई होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी हाई होता है। ठीक है, इट मींस कि जो हमारा वाटर है उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी वीक से वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइए उसके पास और वो उसको आयंस के फॉर्म में तोड़ देगा, आयंस के फॉर्म में तोड़ देगा। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं मैं। हम जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो अल्फा होता है, इट मींस कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 100% होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली टूट जाता है और टूटने की वजह से वापस रिटर्न नहीं आता, इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। लेकिन जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं शो करता है। उसका अल्फा जो होता है वो 100% नहीं होता है, वो 1 से कम डिसोसिएशन शो करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो, पूरा टूट जाए, अल्फा 100% हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में खूब सारा पानी डाल देंगे, उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे। तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, हमारे वाटर के पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी हाई होती है, जो कि हमारे वीक से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को भी 100% तोड़ने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ एंड आयंस इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको देखने से पहले हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में कितना मोल सॉल्यूट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। क्या सर, क्या क्वेश्चन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में कितनी मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में कितना मोलरिटी है। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हमको मोल चेक करना है ना कि 1 लीटर पानी में कितने मोल हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कितना ग्राम है, गिवन मास है, मोलर मास क्या है। ठीक है, तो इसको पहले चेकआउट करते हैं।
कि जो हमारा 1 लीटर होता है ना वाटर, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं क्या 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 1000 ml ऑफ वाटर बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम, ठीक है, वाटर का। तो हमको तो ये समझ में आया कि 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल होता है। अब हमको मोल निकालना है, तो मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है? गिवन मास हमने 1000 निकाल लिया 1 लीटर में, 1000, और हमारा मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 55.55 मोल, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में कितने मोल प्रेजेंट है? 55.55 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब मोल निकाल लिया तो मोलरिटी निकालना इजी है, ठीक है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर, जो कि हमने निकाला है कितना है? 55.55, और 1 लीटर में निकालना है तो वॉल्यूम फिक्स है तो 1। इट मीन्स कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर में मोलरिटी कितना है? 55.55। तो दोनों का हमारा आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। अब हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ वाटर के होते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? हमारा मेन टॉपिक जो है आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एज वी नो व्हाट, कि वाटर जो हमारा है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है। तो अब इसका इक्विलिब्रियम पे जाते हैं। वाटर जो कि एक प्योर लिक्विड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है। क्या टूटेगा? H+ और OH- में टूटेगा, और टूटेगा तो ये एक्वस में होगा, और ये भी हमारा कहाँ होगा? एक्वस में होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो 1 लीटर वाटर में कितना मोल होगा हमारे पास? 55.55 मोल होगा। इनिशियल स्टार्टिंग रिएक्शन है, तो H+ 0 होगा और OH- भी 0 होगा। कुछ समय बाद जब हमारा इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया होगा, उस समय अब कुछ तो वाटर में से टूटेगा जब रिएक्शन आगे बढ़ा है तो, ठीक है। तो इनिशियल जो हमारे पास था 55.55 मोल, इसमें से 10⁻⁻7 मोल टूट जाता है। 10⁻⁻7 मोल टूट गया तो कितना बना? जितना टूटा उतना ही बनेगा। 10⁻⁻7 मोल इसका बना और 10⁻⁻7 मोल इसका बना। ये किस कंडीशन में है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया हमारे पास तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? H+ और क्या है? OH- अपॉन H2 जो कि लिक्विड में है, और ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ठीक है। इन अ केस ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको हम और भी कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आयोनिक की बात कर रहे हैं तो Ki बोलेंगे। Ki क्यों? क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, तो आयोनिक के लिए हमने Ki से जो डिनोट किया, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? और इसको हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? चलिए मैं इसको बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो H+ की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻7
OH की वैल्यू 10⁻⁻7 अपॉन में वाटर की वैल्यू कितनी है 55.55 माइनस 10⁻⁻7। आपको एक चीज दिख रहा है क्या कि 55.55 मोल में से 10⁻⁻7 इतना छोटा वैल्यू आप जब घटाओगे तो ये तो नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा, नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल। ठीक है, और वैसे भी जो हमारा वाटर है वो लिक्विड है और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट 1 होता है, और कांस्टेंट में से आप कुछ भी घटाते हो बहुत छोटा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे थे इसको किस नाम से और लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो मैं इसको KI लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेम 10⁻⁻7 10⁻⁻7 अपॉन में नीचे जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 55.55, ये हो गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि आयंस के फॉर्म में टूट रहा है, और टूट रहा है तो एक और नाम और दे सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा एक नाम और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, और इसको हम क्या और बोल सकते हैं आगे बढ़ के, तो KI इज इक्वल टू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 का प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा 55.55। तो ये वैल्यू आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो सकता है वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फिक्स होता है हमारा, पता है फिजिकल केमिस्ट्री में हम हमेशा रूम टेम्परेचर को ही देते हैं वैल्यू। और आपको पता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है या तो आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रखते हैं। अगर टेम्परेचर बदलता है तो वैल्यू भी बदलती है, बट वी नो फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अभी हमने क्या निकाला, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ही निकाला है, बट हमको निकालना क्या था, हमको आयोनिक प्रोडक्ट KW निकालना था। तब ये कैसे निकलेगा, एक स्टेप और आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो हमारा KI है क्या है 10⁻⁻14। ठीक, और नीचे जो है वो 55.55 किसका वैल्यू है, ये हमारे वाटर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, वाटर का ही वैल्यू है। ठीक है, ठीक से। अब ये वाटर का जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है भाई, एक्टिव मास उसका कांस्टेंट है ना, 55.55 कांस्टेंट है वाटर का। ठीक है, और जो हमारा ऊपर है ये आयोनिक कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। बोलेंगे दोनों भाई भाई हैं आपस में मिल जाते हैं, तो दोनों भाई भाई आपस में मिलेंगे तो क्या होगा KI इंटू KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ओके, अब इन्हीं दोनों को, सॉरी यहाँ पे क्या है वाटर, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा KW, दैट इज आवर आयोनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14। तो आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, और इसको आयोनिक प्रोडक्ट क्यों बोला गया
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आया है ये किससे आया है, नीचे लिख देते हैं KW इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस के प्रोडक्ट से आया है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या थी, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻7 एंड इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो आपको आयोनिक प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या मिल गया, आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आपको आयोनिक प्रोडक्ट मिल गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि, चेंज करते हैं मार्कर थोड़ी, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन देगा आपके पास, ऑप्शन A, B, C। ए ऑप्शन क्या है, KI इज लेस देन KW, KI इज ग्रेटर देन KW एंड KI इज इक्वल टू KW। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो हमको दिख रहा है क्या आंसर, बिल्कुल क्या दिख रहा है कि KI इज लेस देन KW एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, इसका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने है क्या, एज वी नो द KW वैल्यू इज KI इनटू वाटर। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि KW की वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि जो KI होगा वो छोटा होगा KW से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता था। अब छोटी मोटी चीजें और है, जैसे अब हमने देख लिया कि नेचर ऑफ प्योर वाटर क्या होता है। नेचर ऑफ प्योर वाटर, ओके, हमको पता है जो हमारा पानी टूटता है, जब हमारा पानी टूटता है तो क्या बनता है, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, और पानी को न्यूट्रल रहने के लिए हमारे पास H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम भी दिख रहा है और OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन एसिडिक का और बेसिक का जब बराबर होगा, ठीक है, तभी ना भाई ये न्यूट्रल रहेंगे। अगर किसी वाटर में, हम वाटर का पीएच चेक करते हैं ऑलवेज ना, कहीं अगर पानी पीते हैं तो जो हम पानी पीते हैं उस वाटर का पीएच 7 होता है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग एरियाज में वाटर का पीएच लेस देन 7 होता है, कहीं कहीं मोर देन 7 होता है। तो जहाँ लेस देन 7 वहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन OH से ज़्यादा होता होगा। ठीक है, इफ H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जो आपका पीएच होने वाला है वो क्या होगा, लेस देन पीएच, सॉरी जो आपका पीएच होने वाला है वो लेस देन 7 होगा, जिसका मतलब हमारा वो वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक। ये कैसा होगा, ये तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर H प्लस जो होगा वो लेस देन OH माइनस हो गया तो आपका पीएच क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, और जब H प्लस इक्वल हो गया OH माइनस की तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जो कि नॉर्मली हम पीते हैं। और ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, किसी भी सबस्टेंस के लिए, किसी भी सबस्टेंस में अगर H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक, OH माइनस की ज़्यादा होगी तो बेसिक, और दोनों बराबर तो न्यूट्रल। ठीक है, फॉर एनी सबस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हम जाने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच इसके कि क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉगरिदम। जो हमारा पीएच होता है
वो निगेटिव लॉगरिदम है टू द बेस 10 ऑफ द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इट कंटेन। और पीएच को क्या बोलते हैं? पीएच को हम पावर ऑफ एच भी बोलते हैं। जैसे हमने एक नॉर्मल सा इक्वेशन ले लिया है इन अ केस ऑफ पीएक्स, ठीक है, एक्स और पीएक्स के केस में ले लिया है। ठीक है, हम देखते हैं जो पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है पीएच माइनस लॉग एच प्लस। जैसे ऊपर आप देख रहे हो हमने यहाँ पे पीएच निकाला है, ऊपर पी एक्स है, ठीक है। तो अगर आपको पी एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? माइनस लॉग एक्स। इट मीन्स कि आपको एक्स की वैल्यू दी होगी तो आप पी एक्स निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एच प्लस की वैल्यू दी होगी तो आप उसके आगे माइनस लॉग लगाकर पी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे होगा हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे पी एच निकाल लिया, और क्या कर सकते हैं? पी ओ एच देख सकते हैं। पी ओ एच कैसे निकलेगा? माइनस लॉग और वैल्यू ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है। और क्या निकाल सकते हो आप? पी के डब्ल्यू निकाल सकते हैं हम। ये पी के डब्ल्यू क्या है? जैसे के डब्ल्यू था ना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वैसे पी के डब्ल्यू है। यहाँ पे कैसे निकलेगा? माइनस लॉग और के डब्ल्यू की वैल्यू दी होगी तो निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, एक बार देखते हैं। जैसे मान लो आपको पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए हमको पता है कि कुछ तो मिलना चाहिए तब ना पीएच निकालेंगे। आपको पीएच निकालने के लिए एच प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी जाएगी कि मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का आपको एच प्लस की वैल्यू पता है और आपसे बोल दिया गया कि आप पीएच निकालो। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा नॉर्मल सा ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। कैसे? जैसे मान लो आपको दिया गया हो, एज एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल में आपको दिया हो एच प्लस की वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में कि 10 के पावर माइनस 14 एच प्लस दिया है किसी भी सॉल्यूशन का, और बोल दे कि इस सॉल्यूशन के लिए आपको पीएच फाइंड करना है। बोल दे क्या करना है? पीएच फाइंड करना है। तो पीएच का फॉर्मूला लगाओगे आप जो ऊपर दिया गया है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और क्या है? एच प्लस। एच प्लस की वैल्यू दी गई है, बिल्कुल, तो माइनस लॉग और एच प्लस की वैल्यू कितनी दी गई भाई? 10 के पावर माइनस 14 दिया गया है, हाँ दिया गया है। अब देखो, अब आपको पता है जो लॉग और एंटी लॉग का वीडियो मैंने डाल दिया है पहले ही, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करने से पहले ही आप जाके देखो, आपको मिल जाएगा वीडियोस में। वहां से आप अच्छे से, बहुत नहीं 25 मिनट का वीडियो है लॉग एंटी लॉग का, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम और बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में यूज होने वाला है। बहुत ईजी है, जस्ट इन 25 मिनट। 1.5x में देखोगे तो 15 से 16 मिनट में देख के खत्म कर दोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज होने वाला है लॉग एंटी लॉग। तो हमको पता है जब लॉग होता है ना तो जो पावर में होता है वो पावर उठ के सबसे आगे स्टोइकियोमेट्री में आता है। तो पावर में कितना है? पावर -14 है, और -14 आगे आएगा तो आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? +14 और क्या बचा? log 10। log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आ गया? 14, पॉजिटिव में 14। तो पीएच क्या हो गया? 14। आपको क्या पता चला कि अगर हमारे पास H प्लस की वैल्यू दी होगी किसी भी सॉल्यूशन की, H प्लस की वैल्यू दी होगी तो पीएच निकालेंगे किस फार्मूले से? इस फार्मूले से, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। वैसे ही OH माइनस देगा तो POH निकाल लेंगे, और KW देगा तो PKW निकाल सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। अब बोला है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग सोरेनसन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोरेनसन फॉर्मूला, सोरेनसन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या बोला है? जैसे यहाँ पे x की वैल्यू देता और px निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे px की वैल्यू देगा, आप x निकालोगे। तो पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग।
कि कौन कौन से पॉसिबल फार्मूलाज हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी एच था, यहाँ पे एच प्लस निकालेंगे हम लोग, एच प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस पी एच। और क्या हो सकता है फॉर्मूला में, ओ एच माइनस निकालने को दे सकता है, तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस पी ओ एच। और क्या बोल सकता है आपको, के डब्ल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, तो के डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई, 10 के पावर माइनस पी के डब्ल्यू। ठीक है, आपको ये चीज दिख रहा है कि हर फॉर्मूले में माइनस माइनस माइनस, ये माइनस फॉर्मूले में ही है, बस पीएच की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू रखनी है, जो कि देगा क्वेश्चन में। बस ये वैल्यूज देंगे क्वेश्चन में, इनको पुट करो, आपको जो निकालना है वो मिल जाएगा। एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आपको पीएच दिया हो, और जो पीएच दिया हो वो कुछ वाई हो, और वाई क्या हो, वाई कोई इंटीजर हो भाई, इंटीजर। वाई क्या हो, वाई कोई इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब जैसे कि वाई, इंटीजर का मतलब होल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ईटीसी। कहने का मतलब डेसिमल में ना हो। अगर हमारा पीएच का वैल्यू दिया हो और वो होल नंबर में हो, इंटीजर में हो, तब हम ये फॉर्मूला लगा के इजी निकाल सकते हैं। कैसे, हर बार यही लगेगा बट इंटीजर के लिए इजी होगा। पीएच का वैल्यू दे दिया होल नंबर में, तो एच प्लस पूछ लिया, बोला एच प्लस बताओ, एच प्लस कैसे निकलेगा, एच प्लस के लिए देख लो भाई, वापस से यही मार्कर ले लेते हैं, तो एच प्लस निकालेंगे कैसे, एच प्लस का फॉर्मूला क्या है, 10 के पावर माइनस फार्मूले में ही है, और पीएच। ठीक है, तो एच प्लस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस, तो लग गया हमारे फार्मूले में। अब पीएच की वैल्यू क्या है, अब मान लो पीएच की वैल्यू कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं, चलो यहाँ पे ना मैं इरेज करके लिख देता हूँ पूरा इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि अगर पीएच वाई है तो हमारा जो एच प्लस निकलेगा वो क्या होगा, 10 के पावर वाई। ठीक है, ये फॉर्मूले के अंदर में लिख देता हूँ मैं, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, और क्वेश्चन क्या है, फिर से इरेज करा जाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, चलो मान लो ये ले लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछने के लिए बोला इसने कि आपको पीएच की वैल्यू दे दी गई, कितनी दे दी गई, 14 दे दी गई, इंटीजर है, देखो 14 इंटीजर है, बोला है ना पीएच इंटीजर होना चाहिए, और आपसे एच प्लस पूछ लिया गया, एच प्लस बताओ, तो कैसे बताओगे, पहले फार्मूला लिखोगे, एच प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस, 10 के पावर माइनस पीएच। अब पीएच दिया गया है, तो एच प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस पीएच कितना दिया गया क्वेश्चन में, 14। बस आ गया आंसर, ये आपका आंसर है। आपसे एच प्लस पूछा था, आपने एच प्लस निकाल दिया, सो इजी। इट मीन्स कि अगर पीएच की वैल्यू इंटीजर में दी गई होगी तो एच प्लस निकालना बहुत इजी है। जो पीएच की वैल्यू इंटीजर में दी होगी वही एच प्लस के पावर में लिख दीजिए, एच प्लस की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर यही डेसिमल में हुआ तो क्वेश्चन, कि अगर बोल दे कि पीएच की वैल्यू आपको कितनी दी गई हो, 3.31 डेसिमल में, देन ये इतना इजी नहीं होगा निकालना, यहाँ पे लगेगा एंटी लॉग, और जो कि मैंने वो एंटी लॉग आपको लॉग एंटी लॉग में पढ़ा दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि समझ में आ गया नहीं आपको, तो आप वेट करिए कम से कम 5 से 10 मिनट, नहीं तुरंत अभी आ गया लॉग एंटी लॉग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैंने बता दिया यहाँ पे, थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा बताया। तो ये क्वेश्चन मैं अभी नीचे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। पहली बात, चाहे लॉग सॉल्व करिए चाहे एंटी लॉग, आपको लॉग 1 से लेकर लॉग 10 की वैल्यू याद होनी चाहिए। सबको याद होती है, बहुत ईजी है, सॉल्व करते करते देखते देखते याद हो जाती है। ठीक है, तो मैं लॉग तो नहीं बताऊंगा बिकॉज की लॉग बहुत ईजी है, मैंने पढ़ा चुका है। मैं थोड़ा सा एंटी लॉग का जिक्र करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में एंटी लॉग यूज होने वाला है। जैसे देखते हैं भाई, यहाँ पे देखो एंटी लॉग मार्कर दिख रहा है, हाँ, इसको देखते रहो। एंटी लॉग, एंटी लॉग को हमने क्या किया है, 10 के पावर y इज इक्वल टू एंटी लॉग y। मतलब अगर एंटी लॉग लिखकर
अगर आपके पास y वैल्यू है तो इसको कुछ इस कदर हम लिख सकते हैं एज द एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, पहले यहाँ जाओ ऊपर। log 2 की वैल्यू क्या होती है भाई? log 2 की वैल्यू होती है 0.30 होती है ना। अब इसी को उठा के मैंने यहाँ पे लाके रखा है, यहाँ पे देखो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30। अब मुझे log 2 की वैल्यू नहीं, मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, log को उस तरफ भेजूंगा, उस तरफ भेजूंगा तो 1/log हो जाएगा। अब इसी 1/log को अपन एंटी लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, 2 इक्वल टू 1/log को एंटी लॉग बोला और 0.30 को 0.30। तो आपको ये समझ में आया क्या कि जो हमारा एंटी लॉग 0.30 होता है इसकी वैल्यू 2 आती है। कैसे आती है? log 2 से ही आई। आपके पास log 2 था, log 2 की वैल्यू आपको याद है 0.30 होता है, मैंने log उधर भेज दिया, वो एंटी लॉग हो गया। अब ये एंटी लॉग 0.30 की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। और यही देखो ऊपर, देखो एरो देखो ऊपर गया है, यहाँ पे यही मैंने लिखा है कि एंटी लॉग 0.30 की वैल्यू क्या है बच्चा 2 है, ठीक है, क्या है 2 है। और इसी एंटी लॉग 0.30 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में, 10 के पावर पॉजिटिव 0.30, ठीक है, लिख सकते हैं। यही अब ऊपर लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा है 10 के पावर y, 10 के पावर जो भी वैल्यू होगा वो एंटी लॉग के मल्टीपल होगा, ठीक है। 10 के पावर जो भी वैल्यू होगा y, जो भी xyz, वो क्या होगा एंटी लॉग का मल्टीपल होगा। तो ये जो लिखा है मैंने उसको एग्जाम्पल नीचे से समझाया, क्यों, एज एग्जाम्पल लेके। ये चीज समझ में आ गया कि 10 के पावर जो भी होगा वही एंटी लॉग का मल्टीपल होगा। और ये एंटी लॉग का मल्टीपल कैसे निकाले हम लोग यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। एंटी लॉग 0.30 क्या बोल सकते हैं, एंटी लॉग 0.30 को हम लोग 2 बोल सकते हैं। कैसे निकला है समझा दिया मैंने, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले क्या, अगर एंटी लॉग इसको समझाना ही है तो कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, मतलब बहुत इजी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर आप अच्छे से इसको समझ रहे हो तो। एंटी लॉग मैंने वैसे पढ़ा के रखा है पहले से, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज़ जाके एक बार देखिए कि क्या होता है लॉग एंटी लॉग, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और अगर लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। जैसे क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या हम क्या लिख सकते हैं log 3, ठीक है। log 3 की वैल्यू क्या होती है भाई, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ठीक है। अब 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू 1/log मल्टीपल में 0.47। और क्या बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.47, ठीक है, इजी है। और इसी को और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं 10 के पावर, बताया था मैंने ना, जो आपके मल्टीपल में होगा वही 10 के पावर पॉजिटिव में होगा, तो 10 के पावर पॉजिटिव में 0.47, या तो आपका मन तो आप 0.47 लिखिए। और ये कट गया तो इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिखिए, पॉजिटिव में 0.47। ईजी है क्या, बहुत ईजी है भाई। क्या किया मैंने, 3 किसकी वैल्यू है एंटी लॉग 0.47 की वैल्यू है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 10 के पावर पॉजिटिव 0.47 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ बताया था ना कि अगर आपको पीएच डेसिमल में दे दिया कि पीएच इक्वल टू 3.31, होल नंबर था तब तक इजी था, होल नंबर में सीधा 10 के पावर में आप वैल्यू पुट करिए, आपका एच प्लस आ गया। लेकिन अगर पीएच 3.31 है उस समय एच प्लस निकालने के लिए बोली तो क्या करेंगे, ये लोग क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर pH क्या है 3.31 है और फाइंड करने के लिए बोला है H प्लस, कैसे निकलेगा, कैसे, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या कि pH 3.31 है तो H प्लस क्या हो जाएगा सर, H प्लस का जो फॉर्मूला है हमको याद है 10 के पावर माइनस pH, ये याद है, बिल्कुल ये याद है। देन H प्लस इज इक्वल टू, अब 10 के पावर माइनस तो फॉर्मूले में है, pH की वैल्यू क्या है 3.31। अब यहाँ पे यूज होने वाला है एंटी लॉग। एंटी लॉग अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैंने डिटेल में लेक्चर किया है, वहाँ पे जाके देख लीजिए जस्ट इन 25 मिनट्स, ठीक है। अब क्या करना है, ये 10 के पावर माइनस 3.31 आ गया, ये निगेटिव एंटी लॉग है। अब क्या करेंगे, जो ये -3 है इसको पहले भूल जाओ, पहले आप इसको देखो, जो डेसिमल में 0.31 है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो हम 100 में से इसको डिवाइड घटाएंगे, अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है
तो 1000 में से घटाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 100 में से घटा देंगे। 100 माइनस 0.31 कितना आ जाएगा भाई, 0.69। ठीक है, एक काम ये करेंगे और क्या करेंगे, डेसिमल के पहले जो है इसमें एक ऐड करेंगे, तो हमारे पास -3 है, एक ऐड करेंगे तो घट जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि घटाएंगे ही, तो एक, या तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ हम इसके मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, ऐसे बोल सकते हो माइनस है, -3 था, बट हम इसके मैग्नीट्यूड में एक ऐड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में एक ऐड किया तो क्या हो गया भाई, -4 हो गया। समझ में आया, डेसिमल के पहले वाले के मैग्नीट्यूड में एक ऐड करेंगे और डेसिमल की बाद वाले में अगर टू डिजिट होगा तो 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आपको देखने को मिला 10, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ -4, और जो डेसिमल था, अभी डेसिमल की जगह पे हमने ऐड किया है प्लस, और क्या बचा यहाँ पे 0.69, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पहला वाला 10 के पावर -4 ये हो गया, और दूसरा वाला जो हमारा बचा 10 के पावर पॉजिटिव में 0.69। ठीक है, अब आपको पता है कि जब 10 के पावर पॉजिटिव में कुछ होता है तो ये इसी को तो एंटी लॉग बोलते हैं, ये भी तरीका एंटी लॉग ही लिखने का है। तो अब 10 के पावर पॉजिटिव 0.69 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 5 की, याद करो 5 की। देखो log 5 क्या है, log 5 इक्वल टू 0.69। अगर मैं 5 की वैल्यू लिखने जाऊं तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं क्या कि 5 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.69, ये लिखूंगा ना भाई। तो यहाँ पे 0.69 एंटी लॉग, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि 10 के पावर पॉजिटिव में 0.69, ये ब्रैकेट में कर दो, ऐसे लिख सकते हो। यही दिया गया यहाँ पे 10 के पावर पॉजिटिव में 0.69 यहाँ पे लिखा गया है। देखो 10 के पावर पॉजिटिव में 0.69, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 5 है। तो अब इसकी वैल्यू उठाएंगे हम लोग, इसकी वैल्यू उठाएंगे और आगे रखेंगे, आगे, और ये जो वैल्यू है फ्रंट में इसको जस का तस, एक सेकेंड, इसको जस का तस क्या करेंगे, पीछे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू एंटी लॉग क्या हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया 10 के पावर -4 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया h प्लस का क्या आ गया, h प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है, इजी है, इसको करना बहुत इजी है, ये तो सिंपल सी बात है। इसको मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, बहुत तामझाम में नहीं, ये समझाना था पूरा। सिंपल सिंपल से, अगर आपको पीरियड्स 3.31 दिया है तो क्या करेंगे, पहली बात तुरंत क्या करेंगे, पहले h प्लस का फॉर्मूला लिखेंगे, h प्लस इक्वल टू 10 के पावर -ph। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सीधी बात h प्लस इज इक्वल टू 10 के पावर -3.31, ये लिखा है। अब क्या करना है, एक बात दिमाग में याद रखना है, क्या कि -3 जो है, अब इसमें एक जोड़ देना है और इसको 100 में से घटा देना है। जो 100 में से घटाएंगे उसकी जो वैल्यू आएगी उसी का एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो एक तो हो गया 10 के पावर -4, और एक हो गया 10 के पावर पॉजिटिव में 0.69। अब इसी की वैल्यू जो है पॉजिटिव में 0.69 है, इसी का एंटी लॉग निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे, और इसको जस का तस यहाँ लिख देंगे। सिंपल सी बात है, इसका एंटी लॉग निकाल देंगे, 5 हो गया, और इसका वैल्यू सेम टू सेम 10 के पावर -4 आंसर। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल में इसको लेके चलना है हमको। ठीक है, एंटी लॉग निकालना बहुत ईजी है। अगर यहाँ पे समझ में कम आया होगा तो लॉग एंटी लॉग का वीडियो जाकर देख लीजिए, ये आपको होमवर्क है, ये तो मैं करके दिखा देता हूँ, होमवर्क क्या ही देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से वही करेंगे, h प्लस इज इक्वल टू 10 के पावर -ph। अब 10 के पावर -ph की वैल्यू क्या है, 4.65, घटाते जाओ भाई, 10 के पावर -4 को -5 कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 के पावर 0.65 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा पॉजिटिव में 0.35 ना, ये ना बचेगा भाई 0.35,
और 10 के पावर 0.35 ये किसका एंटी लॉग का वैल्यू है हमको पता है। क्या पता है? log 2 होता है 0.30 और log 3 होता है हमारा 0.47। ठीक है, और इनके बीच में 17 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है इनके बीच में। और अगर 17 का डिफरेंस है तो कम से कम 0.38 ना, 0.38। अगर 0.38 पे आएंगे तो log 2.5 होगा, log 2.5 होगा भाई। दोनों के बीच, ये दोनों के बीच की वैल्यू है 0.38, तो log 2 log 3 के बीच की वैल्यू है log 2.5, तो log 2.5 की वैल्यू आ गई 0.38। लेकिन अपने को 0.35 चाहिए। क्या चाहिए? 0.35, मतलब 0.38 से भी कम जाना पड़ेगा, मतलब log 2.5 से भी कम जाना पड़ेगा। तो कितने का जाएगा? 2.3 ले चलते हैं, 5 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log 2.3। तो log 2 तो लिखेंगे नहीं, हम 2.3 लिखेंगे, बिकॉज की 2.3 log इधर क्या, तो एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 0.3835 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आ जाएगी 2.3। तो क्या हो गया हमारा, इसकी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.3, और इसको सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे इंटू 10 के पावर -5। ये हो गया हमारा एच प्लस। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है इसको। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब हम चलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का। अभी हम बेस देख रहे थे, इसका न्यू पढ़ रहे थे। अब मेन टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम को अपन 5 पार्ट में पढ़ेंगे। किसमें? 5 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना। हमको पता है कि हम स्ट्रॉन्ग, चाहे कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करते हैं। तो इसलिए इन कंडीशन में हम सिर्फ पीएच निकालेंगे। पार्ट 2 क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा हमारा? वीक एसिड एंड वीक बेस का पीएच निकालेंगे। यहाँ पे पीएच के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालने वाले हम लोग। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा थर्ड कंडीशन है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा? एक सेकेंड। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा साल्ट एनालिसिस है। क्या है? साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में हम डिफरेंट एसिड एंड बेस को, वीक को स्ट्रॉन्ग के वीक के साथ साल्ट एनालिसिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? साल्ट एनालिसिस करेंगे, इसका भी पीएच निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी किसका? स्पेरिंगली सॉल्यूबल साल्ट का। और लास्ट हमारा है बफर सॉल्यूशन और इसका पीएच। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो ये 5 पार्ट में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट में पार्ट 3 पार्ट 4 और लास्ट में बफर। ठीक है, तो 3 से 4 लेक्चर में खत्म होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको एक चैप्टर कंप्लीटली खत्म होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि पूरा भी कंप्लीट नोट्स करना है तो लास्ट में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके पहले भी जितने भी क्लासेस हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड जो भी, उन सारे की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट।